माननीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र भाई से अनुरोध करता हूं कि अपने मोबाइल पर काम करें इस ट्रॉफी नंबर का शुभारंभ करें, आगाज करें, आरंभ करें। जी हाँ, आप शुभारंभ करें। जी और मैं आपको बताना चाहूंगा अर्थात आप कहीं पर भी बैठे बैठे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस विजन और विजन को लेकर हमारे काउंटर प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट पूरी टीम काम कर रही है। मतलब आपको जब जिस वक्त जिस सुविधा की जिस समस्या के समाधान की जरूरत है, आप अपने मोबाइल नाम के यंत्र पर सिर्फ टॉप के नंबर डायल करेंगे और 1 के 2 के 3 के और सिर्फ क्लिक करने से आपकी समस्या का निदान स्वतः हो जाएगा। ये विजन हमारी मिशन है हमारे काउंटर प्रेसिडेंट का कि आपको टेक्नोलॉजी से अपडेट किया जाए, आपके हाथ में हर समस्या का निवारण समाधान दे दिया जाए। भगवान से एक बार जोर लगाएं हमारी पूरी टीम के लिए काउंटर प्रेसिडेंट और माननीय देवेंद्र भाई जी के नेतृत्व में जो आज आप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी के लिए गौरव की बात है। मतलब आप किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ कॉल के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र भाई से कि इस कॉल के नंबर के बारे में आपको कैसा लगा, आप इस सभी बात साझा करें। ये जानकर मुझे खुशी हो रही है क्योंकि अभी तक मैंने बड़े बड़े कंपनियों के जो कंपनी होती है उनका ये सिस्टम होता है, ये सब कॉल ऑफिस होते हैं और उसमें इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं मल्टीनेशनल जो कंपनियां हुआ करती हैं। लेकिन पहली बार मैंने बहुत सी संस्थाएं देखी हैं, पर ये ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया ये पहली संस्था है जिसने अपना ये नंबर डायल करके जो एक कॉल में आप पूरा समाधान प्राप्त कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं हाजी भाई को और राजेश भाई साहब को और पूरी टीम को इसके उत्तम प्रयास के लिए मैं पुनः एक बार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह आसमान जैसी ऊंचाई को इस संस्था के अपने सिद्धांतों को और मानवीय मूल्यों को आसमान जैसी ऊंचाई पर पहुंचाते रहें और सभी को जोड़ते रहें और सभी को जोड़ने का जो उत्तम कार्य ये ईश्वर का ही उत्तम कार्य हो सकता है। इसीलिए मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिस्टर आशीष से अनुरोध करता हूँ इस कॉल के नंबर के बारे में सभी साझा करें। मैं सभी को
उम्मीद है कि संस्था उसका पूरा भार उठाएगी और आप सभी को जानकारी निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। जब भी हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो गुरु जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ये सब श्रेय हमारे नेशनल अध्यक्ष माननीय हाजी सर जी को जाता है। ये ऐसा मंच बना के खड़ा करते हैं जहाँ ना कोई जाति धर्म भेदभाव न हो करके हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा दी जाती है। मैं सर को प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और हमारे क्या कहें जिनकी हम पढ़ाई जितनी करें अपने राजेंद्र सिंह जी का भी प्रणाम करता हूँ, क्यों उन्होंने अपने जवानी काल में देश की रक्षा की। वो आर्मी में थे और उसके बाद भारत के ऐसे कई संगठन हैं, कई पार्टियां हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको उनका बड़ा मार्गदर्शन मिलता है और बड़े ही तत्परता से वो काम करते हैं। हम लोगों के जीवन में उनका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, सहयोग रहता है। जब कभी सर को फोन करते हैं, सर तुरंत फोन रिसीव करते हैं और उस काम को करने के रास्ता दिखाते हैं। उन्हीं सर के और हाजी सर के, गुरु जी के आशीर्वाद से आज नेशनल कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा हूँ और आप सबके माध्यम से पूरे भारत में कार्यरत हूँ। आप लोगों के सहयोग से भारत में आज की डेट में हमारी पर्सनल अपनी टीम के माध्यम से 21,000 प्लस मेंबर हैं जो सिर्फ लाइफ टाइम मेंबर हैं। क्यों लाइफ टाइम हम तभी बनाते हैं कि वो उस व्यक्ति से हमारे जीवन का रिश्ता जुड़े। साल 2 साल का नहीं, रिश्ता बने तो पूरी लाइफ का बने। जब तक मेरा जीवन है, जब तक उनका जीवन है, हम सब एक साथ एक मंच में रहकर काम करें। और ये हमारा जो संगठन है ये भारत में ही नहीं, इसकी जड़ें वर्ल्ड तक फैली हुई हैं। हम अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सर ने हमें ऐसा मंच दिया। कभी हम लोग सुनते हैं कि समुद्र में मंथन हुआ था, उस मंथन से 14 रत्न निकले थे, लेकिन सर ने यहाँ पे ऐसा मंथन करवाया है कि इससे 14 नहीं, 24 नहीं, 24,000 रत्न निकलेंगे। लेकिन वो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सब क्या कर सकते हैं। सर ने एक पेड़ को लगाया, लेकिन उस पेड़ को पानी देना है, खाद देना है, उसकी देख रेख करना है, ये कौन करेगा? ये हम आप करेंगे। हम आप नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं उस पेड़ के पत्तों में कीड़ा लगना चालू हो जाएगा। कभी कभी हमारे संगठन में जो लोग जुड़े हैं वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर मेरा आई कार्ड नहीं मिला, मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। आप ये बताइए कि क्या वो सर्टिफिकेट ऑफिस रख के कोई बेनिफिट मिलेगा? अरे आप जब मेरे संगठन के मेंबर हो तो आपको तो जितनी जल्दी है हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अपनी मानसिकता को सुधारिए। कहीं भी कमेंट करने के पहले उसको सोचिए ये कमेंट हम कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जाएगी। उस कमेंट को जब हमारे सर देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है क्या मेरे परिवार में ऐसे भी सदस्य हैं जो सर को नहीं समझते, ऑफिस को नहीं समझते। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूँ। कल मैं आया तो रात में नींद नहीं आ रही थी और एक ऑफिस में मैसेज करना था। रात में हमने 2:30 बजे वो प्रिया जी को मैसेज किया। आप जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं प्रिया जी को अच्छी तरह जानते होंगे। उन्होंने उस मैसेज की तुरंत रिप्लाई की, सर अभी आप सोए नहीं, आप एक बात बताइए, क्या वो प्रिया जी हाजी सर की कोई रिलेशन में है? क्या वो प्रिया जी से दूर दूर का सर का कोई नाता है? क्या वो प्रिया जी ही संगठन में है? नहीं। लेकिन ये सोचिए कि वो जो प्रिया जी हैं वो भी संगठन की ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन रात के 2 बजे वो जग रही हैं। क्यों जग रही हैं? आज के इस फंक्शन को पूरा करने में कहीं कोई किंतु परंतु ना हो जाए। और आप लोग ऐसे मतलब कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उनके अंदर जो जज्बा है, उनके अंदर जो हौसला है, उनकी वो ताकत हमको आप सबको देखनी चाहिए। पिता जी हैं, आलिया जी
वो चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक मेंबर को हर तरह की खुशी खुशहाली मिले, तब वो हमको आपको पोस्ट देते हैं। और हम आप क्या करते हैं, उस पोस्ट को लेकर के गाड़ी में स्टिकर लगा करके आई कार्ड जेब में रख करके नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी से संगठन नहीं चलेगा, हमको आपको काम करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ आया हूँ, फ्लाइट से आया हूँ, आज ही रात की मेरी फ्लाइट की टिकट अहमदाबाद की है, 2 दिन बाद वहां से मेरी टिकट दिल्ली की है, फिर 1 दिन बाद लखनऊ के बाद कलकत्ता पहुंचूंगा। रुपया कितना लगा, होटल फ्लाइट 73,000। वो पैसा क्या सर देंगे, वो पैसा क्या हम अपने जो पर्सनल लाइफ में कमाते उससे खर्चा करेंगे, वो पैसा क्या हम अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने बुजुर्गों के हक को मार लेंगे? नहीं। इस संगठन ने हमें वो दिया, इस संगठन ने हमें वो दिया कि 73,000 रुपया हम लाखों खर्चा कर सकते हैं। कल हमारे पटना के एक राजेश जी हैं, उन्होंने कहा सर आपने ये बात नहीं, हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आया। और जो लोग कहते हैं सब संगठन में कमाई कैसे होती है, क्या कभी उन्होंने सर के पास इस मैसेज का, इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास किया? मेरा संगठन, इस संगठन को मैं अपना कहता हूं, क्यों? इस संगठन ने हमारे जीवन में खुशियां भर दी। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई अगर इंग्लिश में बात करता है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। लेकिन इस संगठन ने हमें वो दिया जो हम पढ़ के भी हासिल नहीं कर सकते थे। हम पढ़ के आज भारत के हर राज्य के ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे मेरा मेंबर न हो, जहां पे मेरी पहुंच न हो। ये किसने दिया? इस संगठन ने दिया। अगर इस संगठन गलत था तो आज हम कैसे काम कर रहे हैं? लोग बोलते हैं सर कैसे चलेगा? वेस्ट बंगाल कोलकाता की जो ब्रांच ऑफिस है उसका 30,000 रुपया महीना भाड़ा है, ठीक है? वहां पे स्टाफ है, वहां पे 14 महिलाओं को हमने काम दिया है जो हमारी ऑफिस में बैठ के काम करती है। ये पैसा क्या मैं अपनी जेब से देता हूँ? ये पैसा क्या हमारी हेड ऑफिस देती है? ये पैसा क्या हमारे नेशनल प्रेसिडेंट देते? नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सत्यप्रकाश काम वही करेगा जिससे उनका भी भला हो, संगठन का भी भला हो। तो हम ही नहीं है, ये हमारे आप सबके लिए हम आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कैसे कर सकते हैं? सुनिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप भारत के जिस क्षेत्र में हो, आप भारत के जिस क्षेत्र में हो, वहां की कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो बहुत ज्यादा विकसित होगी, बहुत ज्यादा बिक्री होगी। जैसे एग्जाम्पल हमारे कोलकाता की साड़ी, हैंडवर्क, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप अपने उस चीज को पकड़िए, अगर वो दूसरे स्टेट में बिकती है, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिकती है, तो वो हमारे हेड ऑफिस, हमारे सर के माध्यम से सबको बताइए। आपको जिस चीज का नॉलेज है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं है, आपको जिस चीज का अनुभव है आप वो चीज बताइए सर को। क्यों? हर बिजनेस में मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज है, हर बिजनेस में। और हमको आपको मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संगठन में इतने मेंबर हैं, वो भी 2 पैसा कमाएंगे, आप भी 2 पैसा कमाएंगे। आपको कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं पर्सनल पैसे लगा के संगठन में जाऊं। आपके पास संगठन के माध्यम से इतने काम होने चाहिए, आप संगठन के माध्यम से लोगों की तरह मदद करें कि आप भी खुश, संगठन भी खुश। कहीं किसी प्रकार की आप अपने बिजनेस को देखिए और सर को बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं संगठन करता क्या है? जो लोग ये कहते हैं ना, उन्होंने कभी संगठन को समझा ही नहीं। संगठन को समझना है, कभी आइए सर से मिलिए, जहां पे जिस सिस्टम में आपके बड़े पदाधिकारी बैठे उनसे मिलिए। और अगर उस पदाधिकारी को नहीं सिस्टम पता है तो संगठन में कंप्लेन करिए, उस पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और अभी तो बहुत सारे पदाधिकारियों की लिस्ट बन चुकी है जो संगठन में किसी प्रकार से कार्यरत नहीं है। हमारे झारखंड के स्टेट के प्रेसिडेंट सोरेन जी सर के माध्यम से
ये राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं, हमको आपको नहीं करना है। राजनीतिक पार्टियों से दूर रहना है। कोई जाति नहीं, जो जिंदगी में खुशी भर दे वो भगवान है। भगवान यहाँ पे आके आपके बगल में नहीं खड़े होंगे। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को आपके लिए भेजेंगे जो आपके जीवन में खुशी पैदा कर दे। जिसको भी कोई बिजनेस करना है, समझना है, आपको डिजाइन का अनुभव है, सबसे जरूरी है, मैं जरूर कहता हूँ कि अगले साल यहाँ जब आओगे ना तो आप अकेले नहीं आओगे, आप अपने परिवार को भी लेके आओगे, साथ में आओ। क्यों? क्योंकि संगठन के माध्यम से आपकी जेब इतनी गर्म होगी कि आपको आने जाने का कोई खर्चा, कोई टेंशन, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा संगठन भी नहीं चाहता है किसी का पर्सनल पैसा संगठन के माध्यम से खत्म हो। सबने एक ऐसी जड़ रखी है ना कि हम आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उतना कर सकते हैं कल्पना के परे। आप करोगे तो संगठन के मेंबर को फायदा होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने पुरुष प्रधान से। आप लोग एक बात बताइए, इस दुनिया में हमारा आपका सबसे पुराना, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? हमारी आपकी माँ का है। क्यों? 9 महीना पेट में वो रखी है, जब हम दुनिया में आए तब हमारे रिश्ते हुए, लेकिन माँ का तो पहले हुआ है ना। हमारे पुरुष प्रधान अपने आप को कहते हैं मैं मर्द हूँ। अगर मर्द हो तो औरतों पे अत्याचार कैसे होते हैं? हम बंगाल की ऑफिस में बैठे, पूरे भारत से हमारे पास केस आते हैं, औरतों के साथ बर्बरता होती है। मैं आप सूट बूट पहन के खड़ा हूँ, किसकी बदौलत? अपनी पत्नी की बदौलत। क्यों? सुबह 7 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, खाना खा के जाता हूँ, टिफिन लेके जाता हूँ, किसकी बदौलत? अपनी पत्नी की बदौलत, अपनी वाइफ की बदौलत। और हम आप उन्हीं के हाथ उठाते हैं, उन्हीं के साथ गलत करते हैं। कैसे? ये हाथ महिलाओं पे कैसे उठ जाते हैं? ऐसे ऐसे मॉनिटर, ऐसे ऐसे दीवार आते हैं कि सब आती आप लोगों के सामने रख नहीं सकते, बता नहीं सकते। अगर हम औरतों की इज्जत नहीं कर पाएंगे ना, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है यज्ञ नारी पूजन तत्र मंदिर देवता, जहाँ नारी का जिस्म में नारी का सम्मान, वहाँ देवता वास करते हैं। और हमारा ग्रंथ ये भी कहता है औरत विनाश कर देगी। क्यों? अगर औरत की तरफ गलत दृष्टि, गलत हाथ उठाओगे ना तो आपके सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। हमारे देश को आजादी मिली ना, पहले तलवार उठाने वाली महारानी झांसी की रानी थी। एक औरत ने तलवार उठाई। Dr. Representative Human Council of India Global Visa Summit 2024. He was invited there was the Ministry of Rules and Peace. देशवासी प्रेसिडेंट से वेरी शॉर्ट देश आप दोनों से अनुरोध है हमारे प्रधान का कुछ स्वागत करें। रेडियो को जो प्रेस को हमारे पाएंगे बहुत बहुत स्वागत है। वनो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप में से सबसे ज्यादा किस चीज में कोई काम करना चाहता है? अपने आप को आगे बढ़ाने में या देश को आगे बढ़ाने में? जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं कृपया करके हाथ खड़े करके अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने आप को आगे बढ़ाने वाले कोई है इसमें? अपने आप को आप लोग हैं, थोड़ा उनका फोटो निकाल के कैमरा में। ठीक है, धन्यवाद। बहुत कम लोग हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मैं चाहूंगा कि आप अपनी सोच चेंज कर दीजिए, बदली कर दीजिए। हमको अपने आप को आगे नहीं बढ़ना है, हमको किंग नहीं बनना है, हमको किंग मेकर बनना है, हमको देश के लिए काम करना है, हमको देश को आगे बढ़ाना है, हमको देश का नाम रोशन करना है। ये सब का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है हम इस देश के नागरिक होने के नाते। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सभी लोगों को लगता है एनजीओ मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक है ना, यही लगता है सबको, यही लगता है कि दूसरा को लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा यही एनजीओ, यही समाज
ये चाहता है कोई चाहता है? थोड़ा भी रिस्पॉन्स आना चाहिए तो मजा आएगा बात करने में आप लोगों से। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मत जानने के लिए, आपकी सोच को समझने के लिए। हम चाहते हैं, आवाज आ रहा है किसी को? आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं थोड़ा और एक बार आपको ये कहना चाहूंगा, आप लोग लेट आए, नाश्ता नहीं किए हो, भूख लगी होगी, इससे आवाज आता कम आ रहा। मैंने कहा था सबसे कि सर 8 बजे आइए, जिस क्लब वाले को आपने पूरा पैसा दिया है तो नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, एनर्जी रखिए, दिन भर एनर्जी के साथ में कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। यहाँ पे मेरी बात को माना नहीं, लेट घर से नाश्ता करके आ गया ऐसा लगा मुझे। या तो कुछ लोग ट्रैवलिंग में घर से निकल के 5 बजे यहाँ पे पहुंच के 11 बजे 12 बजे से आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आएगा? अभी भी नहीं आया? ठीक है, धन्यवाद। हमको आवाज चाहिए, हमको आपका साथ चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट और साथ के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और आने वाले समय में आपको बताना चाहूंगा, हर एक नागरिक, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हर एक नागरिक हमारे साथ सहयोग करके, हमारे साथ में मिलकर अपना और अपने परिवार का और देश का भला कर सकता है। तो आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो है सामाजिक काम करते हैं। अब सामाजिक काम कैसा होता है? अब वो क्या करते हैं, किसी संगठन में जुड़ जाते हैं, एक दूसरा किसी की खुद की संगठन बना लेते हैं, ऐसे होता है ना। अब वो क्या करते हैं मालूम है? अब प्रोग्राम करते हैं, मान लो कि मेडिकल कैंप कर लिया या नशा मुक्ति अभियान कर लिया या किसी की मदद कर ली। अब ये जो सिस्टम चल रहा है 4 साल 5 साल 6 साल जेब में जितने पैसे पड़े हैं ना, पूरा करना बटोर उधर डाल देता है। और जब ये पैसे जेब में खत्म होते हैं और फिर नाम रखता है कि सामाजिक काम करना गलत है, सामाजिक काम करने से मैं भिखारी बन गया, मैं फकीर बन गया, मेरा पूरा लूट गया, बर्बाद हो गया। ऐसा कहाँ कहा गया है कि अपने सामाजिक काम करने के लिए अपने जेब का पैसा डालो? अपनी सरकार का ने कहा। इसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि एनजीओ, आज आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा, पतंजलि का नाम बाबा रामदेव हुई। बाबा रामदेव को जानते हो ना? जानते हैं? अभी भी आवाज आ रहा था, सबको इसमें इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है? ठीक है, चलो। अगर आप इंटरेस्ट है तो मैं बात करूंगा, तो मैं नीचे के बैठ को किसी और को बैठूं। इंटरेस्ट है? धन्यवाद। तो बाबा रामदेव को सब जानते, पतंजलि को सब जानते। पतंजलि बाबा रामदेव का क्या है? छोटे छोटे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर हम मेडिकल स्टोर में, उनका जो भी इंटरनल स्टोर होता है वहां से हम परचेस करते हैं। उसी के माध्यम से आज पतंजलि देश के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। पता है आपको? पता है? और आपके नॉलेज के बता दूं, इंडिया में एनजीओ के लिए जो सरकारी योजनाओं का फंड आता है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आता है। आपने उसमें कितना लिया? हाथ करके हो, कुछ लिया है? 1 करोड़ रुपए आया? 15 लाख रुपए? 15 करोड़ रुपए कितना है? कुछ नहीं लिया है। क्यों नहीं है? हमने दिया नहीं, आपने लिया नहीं ना? आप घर पे सोते रहते हो, आप साल में एक बार जाते हो, 6 महीने में एक बार जाते हो, सर ऑफिस में बोलो ना, सर हमारा कार्ड रिन्यूअल नहीं हो रहा। अरे मैं बताना चाहूंगा, और मेरी टीम जो भी खड़े हैं यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी टीम को कहना चाहूंगा, अगर से कोई साल में एक बार ऐसे कार्ड रिन्यूअल करने के लिए आया, उसकी मेहरबानी अपन लो मत, उसका 400 रुपए पर लो मत, उसका कार्ड रिन्यूअल नहीं होगा आपके पास से। कोई ले लो, कितना बड़ा पता नहीं ले लो, उसका कार्ड रिन्यूअल नहीं करना देना आपसे, क्योंकि उसकी खैरात लेके 400 रुपए लेके 400 रुपए से 400 रुपए लगभग हमारा 350 रुपए खर्चा होता है। कार्ड प्रिंट होता है, सर्टिफिकेट बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर, स्टिकर, इनवाला, कुरियर के चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस, ऑफिस से एक निकालेंगे, 100 रुपए खैरात देते हो आपको। और 100 रुपए लेकर हम क्या करेंगे? आप तो कार्ड का दूसरा कोई बंदा होगा तो अच्छा काम करने वाला, उसको क्या आने दोगे? तो आपका साथ में आपका भी नुकसान करो, हमारा भी करो, देश का भी करो। इसलिए आज से सीखी जो बनने को इंटरेस्ट नहीं है संगठन के अंदर, उस पर्सन की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑलरेडी हमने 50 लोगों का लिस्ट बना रखा है। वो 50 लोगों की लिस्ट अगर पॉसिबल हुआ तो आज या आने वाले समय में बहुत जल्द प्रेस के माध्यम से आपके सामने आएगी। जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पे, जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इनका पद आज से पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए बर्दाश्त करता हूं। ये आदेश ऑर्डर किसी को कहीं तो जाके
स्टॉप करवाना, क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, इनको किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको तो सिर्फ अपना परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने का होता है। लेकिन जो बेरोजगार है वो लोग ज़्यादातर ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, उसके वजह से ये सब इशू हमारे देश के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा आज आपने टोल फ्री नंबर भी जो है वो इशू किया है, वो किस तरह से काम करने वाला है, क्या है टोल फ्री नंबर, वो भी जरा बताइए। टोल फ्री नंबर हमारे बहुत दिन से चाहत थी, हमारे बहुत दिनों से इसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल टोल फ्री नंबर लॉन्च करेंगे। लेकिन आज वो घड़ी आ गई, आज हमने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया। ये टोल फ्री नंबर है जो बहुत सारे लोगों को नंबर याद नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैलेंस भी नहीं है, वो गरीब लोग हैं, या फिर नंबर याद नहीं किसी हेल्पलाइन नंबर के तौर पे। तो इजी नंबर, टोल फ्री नंबर हम प्रोवाइड करने का कोशिश किया, जिसके माध्यम से 24 घंटा हमारी टीम बैठ के कॉल रिसीव करेगी और पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ये किस तरह से काम करने वाले हैं और इससे बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं, अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। ये तो एकदम टोल फ्री नंबर जैसा आप मोबाइल से डायल करते हैं उस टाइप से नॉर्मल कॉल मोबाइल नंबर रहेगा, लेकिन टोल फ्री नंबर रहेगा 11 डिजिट का। तो ये जो है हमारे पास कॉल आएगा, हमारी टीम बैठी रहेगी बैकएंड में, उनकी प्रॉब्लम सुनेगी और उससे रिलेटेड जो भी हमारी लीगल टीम रहेगी या इन्फॉर्मेशन वाली टीम रहेगी उनको प्रोवाइड करके उनकी मदद, मेंबर को देना नहीं है, उसका जो चार्जेस जो भी रहेगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया खुद पेड करेगी। ठीक है, इसके अलावा आज ये जो फाउंडेशन दिवस आप मना रहे हैं, इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और उनके बारे में क्या कहेंगे। बहुत खुशी की बात है। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे इतने महान लोग दिए जो देश के हर कोने कोने से, मैं कहूँगा कि भाई ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जो नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, आसाम से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, लगभग राजस्थान या मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जितनी हाइट है उतनी घंटा अपनी देने से ज़्यादा
रानी। तो झांसी की रानी बरसे छत्रपति शिवाजी की किसकी होगी? झांसी की रानी या छत्रपति शिवाजी? अच्छा एक बात देख ले, मैं सुनीता बाबू बरसाने झांसी का बोलेगा आपको पीछे वाला को ऊपर वाला को नीचे वाला इसमें उन्होंने यहाँ भी बचपन से इन्होंने नहीं किया। शादी की बात हुई, एक बार हुई ना, तो वो बचपन से करते आए थे। बहुत अच्छा, बेहतरीन। सभी लोगों ने खाना खाया, इसका मुझे खुशी है और आगे और बहुत सारी खुशी हमको देना है। अंकित भाई ने ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी मेरा नंबर है, मैं भी कुछ आपको देना चाहता हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ जाने का सबसे हमारा जो मकसद है, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक मकसद इंटरटेनमेंट है या दूसरा मकसद कुछ कामयाब होने के लिए। कौन से मकसद से हम यहाँ पे पहुंचे हैं? आवाज नहीं आ रहा, सब लोग अभी भी पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए हमारे देश की ये हालत जो है ना, इसी कारण है कि जब जिसके पेट में दुखता है ना, वो कभी आवाज उसको पता होता है, दूसरा खड़े के बंदे लेते हैं। जब उसके पेट में दुखता है ना, तब उसको एहसास होता है कि यार मेरे को कोई पूछने वाला होना चाहिए था। जब दूसरे के पेट में दुख रहा था, आपने मजे लिए, जब आपके पेट में दुख रहा है तो आप दूसरा वाला मजा लेगा, सबका नंबर है। तो इसके लिए देखिए हम सबको एक सोच बनानी होगी, एक विचार बनाना होगा। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये कहते होंगे कि हमारा नसीब खराब है, हमारा तकदीर खराब है? कोई है इसमें से? शायद नहीं है, और भगवान करे, अल्लाह करे ना हो।
अनलकी है। अनलकी कैसे हो गए? आप अनलकी इसलिए हो गए क्योंकि आपने कभी कोई चीज पाने का प्रयास नहीं किया, और किया भी है तो आधा अधूरा किया, इसलिए आप अनलकी हो। आप लोग प्रयास करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो है आज यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से क्या लेके जाना चाहते हो? आप यहाँ से क्या लेके जाना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है। नॉलेज, देखिए इनके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। दो लोग खाली बोल रहे नॉलेज लेके जाने वाले और बाकी शायद मेरे सब लोग फोटो निकालने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है, नहीं है तो ताली बजा के प्रूव करो कि फोटो निकालने के लिए तो नॉलेज ले लिए। हम नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए, बराबर, राइट, सही है। देखिए हम लोग नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा सुबह में कहा था, जो वापस कह रहा हूँ कि हम लोग जो काम करने का तरीका है वो गलत तरीके से हम लोग काम करने के कारण हम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते और सक्सेसफुल होते नहीं है। तो इसके लिए जो काम करने का तरीका है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो हमारा पहली बात तो गोल सेट करना चाहिए आपको। आपको गोल सेट क्या करना है कि आपको करना क्या है, समाज सेवा कितना पसंद करना है, आपको बिजनेस कितना पसंद करना है या जॉब कितना पसंद करना है। जब आप गोल सेट करोगे उसके हिसाब से आप काम करोगे तब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो मेरे हिसाब से। एक दूसरा हमने कहा कि सुबह में हम काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो उसका दो तरीका होना चाहिए, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बैनर प्रॉपर्ली होना चाहिए। अब हमको होता क्या है, किसी ने मेडिकल कैंप लगा दिए और मेडिकल कैंप पे कर दिए भाई, सपोज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आज मेडिकल कैंप लग गया। अब वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कैंप लगा, कभी लगा वो बैनर पे डेट नहीं है। जब आप ऐसे आगे अधूरे डॉक्यूमेंट लेके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जो काम करोगे उसका डॉक्यूमेंटेशन सही से होना चाहिए, और आप काम तभी स्टार्ट कीजिए जब आप उस काम को लॉन्ग टाइम तक लेके चलने वाले हो। अन्यथा अपना और अपने परिवार का जिंदगी खराब मत करो, सब समाज सेवा सब जो भी चीजें हैं बंद करो, अपना काम करने पे लग जाओ। उसी में कहीं ना कहीं बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये साइड से अगर काम करेंगे तो हम सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा हम लोग कभी इससे चीजों में सक्सेस नहीं होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज सेवा लोग, दो तरह के समाज सेवा लोग होते हैं मेरे हिसाब से। एक समाज सेवा ये होता है जो उसके जीवन में कुछ भी नहीं लिखते चलेगा, उसको पूरा प्रयास करते रहते हैं कुछ समाज सेवा करने में, और एक ऐसे समाज सेवक होते हैं, और उसमें से एक समाज सेवक में बैठे हैं हमारे सलीम भाई जो इंदौर से आए। सलीम भाई जरा खड़े जी, ये समाज सेवक है, लेकिन ये समाज सेवा कैसा करते हैं, लोगों से समाज सेवा करने का कोई पैसा नहीं है, ये अपने पैसे से अपना जो बिजनेस करते हैं उसमें से समाज सेवा करते हैं। इस टाइप से समाज सेवा होना चाहिए मेरे हिसाब से। मालूम पड़ा कि हमारे पास में तो जेब खाली पड़ा है और हम इतने लोगों की समाज सेवा करेंगे, इसके बाद क्या होगा मालूम है, घर पे 4 गालियां पड़ी माता पिता की, बहुत अच्छे से मिर्ची मसाला लगा के, तो होता क्या तकलीफ होती है हमको, देखो यार निकम्मा होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग होंगे, शायद इसमें से शायद कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, अगर से कोई आदमी है, कोई लड़का है, अगर से वो काम नहीं करता है, घर पे बैठा है, कितने लोग उसको पालेंगे घर पे बैठा के, और कितना दिन पालेंगे नहीं, बाकी लोग पालेंगे नहीं। मुनीर भाई अरे आवाज आना चाहिए, आना नहीं जाएगा या किसी के बोलना पड़ेगा, जमीन ज्यादा करना है लोगों को, आलसी हो गए, मिठाई ज्यादा खाइए क्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग को हमारा तरीका गलत तरीके से हम काम करने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से जिसको समाज सेवा लोग नहीं करेंगे, एक केवल समाज सेवा करेंगे जिसको भाई हमको कोई नहीं करेंगे। दूसरे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं आज खड़े कर सकते। बिजनेस करने की बात करो, मैं समाज सेवा करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज सेवा के लिए नहीं खड़ा हूं फिलहाल, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, बाकी लोग समाज सेवा लोग वेरी गुड। शाबाश। किस क्षेत्र में हम काम करें, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ दूसरे अपना जो पहला प्रक्रिया होगा, हम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, एनजीओ बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, उसमें क्या मेंबर, ये मार्गदर्शन हमें मिले ताकि हम जाकर के यहाँ से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और यहाँ से हमें किस रूप में रिटर्निंग सहयोग मिलेगा वो हमें बताया। ठीक है, अच्छा इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिसको पता होगा सरकार ने एनजीओ को कहा है कि आप बिजनेस करो और
कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में कंपेयर करो, कॉम्पिटिशन करो। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? पता है? क्या पता है? हमारे यहाँ सोशल वर्क में जो अभी प्रधानमंत्री का योजना चल रहा है या स्टेट प्रधानमंत्री का योजना चल रहा है, विश्वकर्मा योजना है, उसे जितने जो लोग हैं उन सबको उसमें जोड़ना है और भरवा करके, और हम लोग उसको बैंक से और भरवा देते हैं, अप्लाई करवाते हैं। लेकिन बैंक जब पैसा देने का समय आता है तो नहीं देता, टरकाता है। इस बार प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान है, उन्होंने क्राइम का टीम बनाया है और बोला है कि आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि कम से कम इस वर्षा में देश को एक ही साथ में जोड़ के मतलब एक ऐसा ताकत बनाया कि हर कोने से भी पहुंच रहा है कि मैं अकेला हूँ मणिपुर से, तो मेरे ये अफसोस नहीं है कि मतलब मेरा साथ कोई नहीं है। अब भाई लोग सब हमारा परिवार है, तो मैं उम्मीद करता है हमारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल आगे बढ़ते जाए और हमेशा के लिए जिंदाबाद। मणिपुर वाले भाई के लिए जोर से तालियां बजाओ थोड़ा सा। लेकिन ऐसे एकता होनी चाहिए। देखो अभी आपको लगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे इमोशनल फीलिंग आ गई ना, तो सब लोग ताली बजाना चालू किए बिना बोले, है ना? बिजनेस करने की बात कर रहे हैं हम। 20,000 रुपए से लेके महिलाओं के लिए छोटा सा कोई जगह स्टार्ट कर रहे हैं, उससे लेके 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट फिलहाल के लिए बजट बना है कि हम करेंगे। उसके साथ में छोटा सा अब मान लीजिए चीज बनाने की मशीन है ना, चीज बनाने की मशीन जाके 50,000 रुपए मुश्किल 50,000 रुपए। हमने एक महिला को, एक किसी नौजवान को जिसके पास रोजगार नहीं है, अगर हमने उसको मशीन लगा के दी और हमारा ये काम कर तो पहले खुद से पैसा कमाएंगे, तेरा आप पैसा निकाले इसको बचाओ अपना मजदूर हमारा भी लगाओ, कोई खोटा उसको रोजगार मिल जाए, वो फालतू काम करेगा, वो पैसा कमाएगा, वो आगे बढ़ेगा, उसके परिवार को दुआ मिलेगी और सबको मिलेगी, राइट? और इसके साथ में हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, गरीबी रेखा है, बेरोजगारी है, वो खत्म हो जाएगी। उसके साथ में हमारा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट लिविंग इकोनॉमी, इसमें भी बहुत बड़ा सहयोग हमारा रहेगा मिलने वाला है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम लोग ये करेंगे। दूसरा, हमें समस्या हो या प्रोजेक्ट के बारे में हो, कोई भी हो, आप उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा टोल फ्री नंबर आपने रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको वायरल करने के लिए, उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं नांदेड़ से आए हैं, हमारे बिलाल भाई जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, नासिक से कुछ टीम है हमारे बैठी है, या जहाँ से आए हैं अलग अलग जगह से। मैं फरवरी के बाद जहाँ पे 20, 25 या 50 लोग हमारे, कम से कम 25 से 50 लोग जहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ का मैं दौरा करने वाला हूँ, टूर करने वाला हूँ। क्या आप तैयार है इसके लिए? पूरी तरह से अलग भाई आवाज नहीं निकल सकते थे, आप करेंगे, ठीक है? तैयार है, ठीक है? तो हम आपके साथ मुलाकात करेंगे यहाँ पे। समय हम लोग प्रॉपर्ली गेट एक 1-to-1 बातचीत कर नहीं पाए, लेकिन फरवरी से हम आप सबसे 1-to-1 बातचीत करेंगे। हमारे जम्मू वाले भाई जो बैठे हैं इधर यहाँ पे, इनके साथ हम फरवरी 5 में पहुंच रहे हैं। और एक एपिसोड था, हमने सोचा कि हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे और कन्याकुमारी तक पूरे दौरे करते रहेंगे फरवरी के बाद, ठीक है ना? Regarding, can I speak please? I have been observing your words. First one is goal, the second one is women empowerment, the third one is main important thing in Manipur situation. All the NGOs are doing something, but Human Rights Council of India is a special one to reach more, unreached people. I believe that this organization can go and strengthen in Manipur situation, because I went with my group of people to Manipur, where I see there are no roads, the life is very hard. So Human Rights Council of India is going to touch those people, to make the way, to bring them up from their poverty, from their helpless situation. So NGO, our sense of Human Rights Council of India is a big organization, and which gives us a dignity, which gives us a power. We are able to solve many problems in my state, in Telangana. But what I'm saying is, when I see the situation in Manipur,
people who came all around the India, we need to wake up. We need to do something, change all the society in Manipur as well as part of our India through Human Rights Council of India. I want to thank you so much, sir, Honorable President, that what you are doing. Again, last time 2023, we brought with some projects which can empower women empowerment, like a small industries, like a dairy, like a beauty parlor, like a training center. All these things can make the woman, financially sustainable. So we are with you and welcome you. We are standing with you, and God also be with us to help more people to Human Rights Council of India. This is my application. Thank you so much. हम लोग मणिपुर के लिए पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं। समस्या पूरे देश के अंदर है और पूरे देश की समस्याओं को हम अकेले नहीं निकाल सकते, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम समस्या को दूर करें। इसी के साथ हम लोग अभी क्योंकि इनकी बहुत बड़ी मेहनत है और उनकी मेहनत पे हम यहाँ पे सब बैठे हैं और मैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद आभार आपका करना चाहूँगा, क्योंकि आप इतना समय निकाल के तकलीफ झेलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं कसम से मैं कभी कभी अपने आप से सोचता हूँ यार, मतलब भगवान ने अल्लाह ने ऐसा मुझे क्या अच्छा काम किया था जिसकी वजह से मुझे आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले। इसका मुझे हमेशा कहीं ना कहीं एक सोच होता है, क्योंकि जो लोग मिले इतने अच्छे लोग मिले, इतने वफादार लोग मिले और इतने प्यार करने वाले लोग मिले, इसलिए मैं बहुत अपने आप को धन्यवाद करता हूँ। मुझे पैसा दौलत कुछ भी नहीं, आप लोग मिले, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़े समय हम आगे बढ़ते क्योंकि बहुत लोग और करने का है, आगे जाते हैं। थैंक यू सर। और आपने हम भाइयों के लिए तो तालियां बजवा दी, पर बहनों के लिए भी जोरदार तालियां बजवा। ये पूरी टीम देख रहे हैं जो और सेरेमनी चीजों के हमारे से कहीं नहीं करेंगे और सेरेमनी की जिम्मेदारी पूरी करा देंगे। महिला की भी जरूरत है और महिला जैसे एक कार्यक्रम की बात को अपने हाथ में संभालिए, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं है। एक बार याद एक दिन में एक व्यवस्था जो रहा और सारी पदार्थ की कटिंग सेरेमनी है ना, या कोई दूसरा दिन की कटिंग सेरेमनी। अब मुझे ऐसा मुझे लगा कि कुछ लोग बोले, उन्होंने कहा बोलने से क्या फायदा, जब तक बोलोगे नहीं ना, होल्ड करवाना, नाइफ होल्ड करवाना। जिस दिन बोलना सीख गए उस दिन आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी। अभी अगर समझ में आ गई तो सबके साथ एक साथ बोलेंगे, once again, 1 Oh
बंदेया रे बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया बंदेया रे बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया रुक जा रे बंदेया ये रात जरा सी है बात समझ बंदेया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा बंदेया बंदेया रे बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया तुझसे ही कुछ शुरुआत है तेरे हाथ में बदलाव है ना फर्ज से हो बेखबर तूने बहुत रख लिया है सबर हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं सीने में जला ले आग ना आंख बंद कर जी बंदेया अब उठ जरा तू जा माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है डरना तो बंदेया रुकना तो बंदेया राह पे चल बंदेया डरना तो बंदेया रुकना तो बंदेया राह तो मैंने कहा सर आप तो पहुंचोगे 4 बजे 5 बजे पहुंचोगे तब तक हमारा इवेंट खत्म हो जाएगा। नहीं सर कहा मुझे कितना भी मुश्किल हो तो मैं 10 मिनट तो 10 मिनट के इवेंट में अटेंड करके ही जाऊंगा। इसलिए मैं चाहूंगा जो पिघला दे जंजीरें
बनाउनगी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाल तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह 14-day loop break. That's a world record. Welcome back.